मैंने JRF के लिए अप्रोच क्यों किया, बिकॉज इट्स ऑलवेज इनसाइड मी कि मुझे पढ़ाना पसंद है, या और ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा जो आपको चीजें पसंद है उसके लिए आप जाइए, क्योंकि जो अगर आपकी पसंद की चीज आपको लाइफ में मिलेंगी तो आप बहुत खुश रहेंगे आगे। दैट्स व्हाट आई विल से। तो आई थिंक दीज बोथ आर अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपकी अगर प्रायोरिटी है JRF निकालना तो आप डेफिनेटली निकालो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। मैं अदिति आज आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल इवेंट। इस स्पेशल इवेंट के अंदर मैं आप सभी लोगों को मिलवाने वाली हूँ पूजा और शुभम से, जो हमारे बहुत ही होनहार विद्यार्थी रहे हैं इस JRF के टाइम पर। UGC नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 के अंदर हमारे पास में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से दोनों ने काफी अच्छे स्कोर के साथ में क्वालिफाई किया इस एग्जाम को। और क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही थी, क्या क्या चीजें इन्होंने करी और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप इम्बाइब कर सकते हो या जिससे आपका सिलेक्शन इजी हो सकता है, ये सारी चीजें आज के इस पूरे इंटरव्यू में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इट्स नॉट एन इंटरव्यू, हम दोनों से ही ये चीज नहीं हो पाएगी, सो इट्स बेटर कि सिर्फ हम कॉन्वर्सेशन करें। मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था कि वो जयपुर आ पाए और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है कि ये होता है। तो जब आए हैं तो एकदम वो होता है ना कि मौके पे एकदम छक्का मारना बनता है, तो मैंने कहा जरूर आपको भी मिलवाते हैं हमारी पूरी JRF अड्डा की फैमिली से। ऑफ कोर्स आप भी इस फैमिली का पार्टी हो, बट सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन फॉर्मली कर देते हैं। इनफॉर्मली बिकॉज ऑफ यू। नहीं ऐसा नहीं है, इनफॉर्मली किए थे अभी तक हमारे, अब मैं फॉर्मली आपको कंग्रेचुलेट कर देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास में हमेशा से ये आता है कि जब JRF क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में लाइफ चेंज हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा लगा कुछ कि आपकी लाइफ चेंज हो गई? स्टार्टिंग विद यू पूजा। अभी काम के पर्पज से तो ऐसा कुछ अभी इंक्लूड नहीं हुआ, अभी हमने क्वालिफाई किया है, बट हाँ वो जो वाइब जो है ना वो बहुत चेंज लग रही है। एक जो बर्डन था, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे चीजें करने की, वो सब चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं अभी। एज पूजा सेड, एज सच अभी करियर के पर्सपेक्टिव से चेंजेस नहीं आए हैं, बट एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ हम कुछ क्रैक कर सकते हैं अच्छे से इफ वी प्रिपेयर वेल फॉर दैट। सो दैट्स द थिंग दैट हैपेंड टू मी। चलिए, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो आई थिंक अल्टीमेटली हम तीनों बोल सकते हैं कि JRF क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं होता है अचानक से गोला गोला बनने लगता है नेक्स्ट मॉर्निंग से, बट ये जरूर फील आ जाएगा कि हाँ यार, अगर आप किसी चीज पर रियली डेडिकेटेड तरीके से मेहनत करो तो आपको सक्सेस मिल सकती है। और एक स्टेपिंग स्टोन है शायद, मुझे पता है क्योंकि पूरा 6 महीने सुने होंगे यही एक लाइन मुझसे कि बस ये शुरुआत ही है, ऐसा नहीं मानना है कि खत्म है कहानी। अभी तो आपका फर्स्ट चैप्टर लिखा गया है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दोनों की स्टोरी बहुत डिफरेंट है, मैं तो पर्सनली जानती हूँ इसलिए आपको बता सकती हूँ। दोनों की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। एक ने टोटल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से तैयारी करी और एक की कहानी बहुत अलग है, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ जब भी कोई ऐसा होता है, स्पेशली जिनके पास में और भी बहुत ज्यादा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और उसके साथ में वो पढ़ाई कर पाते हैं और बहुत सारी चीजों में चूज करना पड़ता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि इट्स सो डिफिकल्ट कि आपके घर में जब एक छोटा सा बच्चा रहता है आपके साथ में और आपको पता है कि उनको आपकी नेसेसिटी है, बट स्टिल वो एक प्रायोरिटी वाली चीज होती है कि कुछ समय के लिए पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़नी पड़ती है। वो सैक्रिफाइस, ऑल्दो आज तो वो सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा हमें खुशी दे रहा है, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज। और कैसे पूजा आप बाकी लोगों को बताना चाहोगे कि आपने भी बहुत सारी चीजों के साथ में ये काम किया और काफी लंबे समय के बाद में मुझे लगता है कि एक वो इंतजार का जो चीज पूरी हुई, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? हाउ डिफिकल्ट इट वाज और हाउ द ब्यूटीफुल आफ्टर इफेक्ट वाज? एक्चुअली डिफिकल्ट वो चीज़ें तब तक लगती हैं जब तक आप उसके लिए पूरी तरह से एफर्ट्स नहीं डालते। मेरे अकॉर्डिंग यही था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई तो कर ही रही थी और इतनी शिद्दत के साथ में मैंने कभी भी वो टाइम डिवोट किया जितना मैंने इस बार किया। और जहाँ तक फैमिली की बात आती है, मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि आफ्टर मैरिज बहुत डिफिकल्ट है या कुछ बातें हो जाती हैं या ये चीज़ें हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट वही फैमिली सबसे ज़्यादा हैप्पी होती है जब आप क्वालिफाई करते हैं। exactly. प्राउडली वो सबको बताते हैं कि हमने, हमारी बहू ने या बेटी ने ये क्वालिफाई किया है, फैमिली के सब मेंबर्स उतनी ही खुशी होती है। और जितना ही स्ट्रगल हमारा होता है आफ्टर मैरिज, स्पेशली लेडीज़ के लिए, उतना ही स्ट्रगल वो फैमिली के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, स्पेशली द लेडी ऑफ द हाउस जिसको मेरी जगह पे बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं, तो उनके लिए बिल्कुल मुश्किल। तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू जिनकी वजह से मेरी तरफ। बिल्कुल, डेफिनेटली। और आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे होम मेकर्स होंगी इस वक्त और बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रही होंगी कि पढ़ाई दोबारा से कैसे करे, टाइम कैसे निकाले? तो वो बताओ कि कैसे आपने पूरा इंडियन लॉजिक किचन में खत्म किया है, वो भी बताओ इनको।
एक्चुअली मैंने ये इसी तरीके से किया कि अपनी जो दिन की ड्यूटीज हैं वो मैं मॉर्निंग में फिनिश करती थी कहीं 10 बजे के आसपास तक। उस दौरान पहले मैं पेपर 1 का ये होता था कि मैं बैठ के पढ़ूंगी, नोट्स बनाए, सारा ये सब किया। बट जब टाइम की शॉर्टेज होने लगी, पेपर 2 भी पढ़ना था, तो उस टाइम पे पेपर 1 थोड़ा नेग्लेक्ट होने लग गया था। तो मैंने क्या करा कि उसकी मैं वीडियोस प्ले करके किचन में लगा लेती थी, साथ साथ तो मेरा खाना बनता था, साथ साथ मैं वीडियोस देखती थी। बहुत, ये तो कमाल का आइडिया है। और ये स्पेशली मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जब मुझे 1 मंथ रह गया था, हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही थी। तो क्वेश्चन की जितनी भी क्लासेस थी, कोर्स के दौरान भी जो हमारी वीकेंड पे क्लासेस होती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जो हमने कैप्सूल कोर्स में जो रिवीजन क्लासेस लगी, मैंने वो सारी रेपिटेडली लगाई हैं। और क्योंकि मेरे पास लिखने का टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपर नोट्स बना के वो सारी चीज़ें करूँ, और मैंने इतनी बारी प्ले कर ली कि मुझे वो चीज़ें याद ही हो गई। तो एंड टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी भी नहीं पड़ी पेपर 1 की, तो मैं पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस कर पाई। चलिए, बहुत ही अमेजिंग इनकी कहानी है। एंड ऑफ कोर्स शुभम से भी थोड़ा बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट चलो तैयारी ही कर रहा था, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर को एक साथ करने की आदत है और शौक भी है बहुत सारी चीज़ें करने की। बट आई थिंक शुभम की जो एक चीज़ जो पिछले 2-3 दिन हम मिले और बातचीत करी, जो मैंने सीखी और जो मुझे अच्छा लगा शुभम के बारे में, वो ये है कि ही अंडरस्टैंड कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। और डजेंट मैटर कि आप 20 साल के हो, 25 साल के हो या 40 साल के हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी आ सकती है। और कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में फुलफिल करते हुए आप अपने मन की वो चीज़ पूरी कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो मुझे पता है, और आप सब लोगों को मैं बताऊंगी कि बहुत सारी काम भी साथ में, जॉब भी साथ में, पढ़ाना भी है, अर्निंग भी ज़रूरी है, थोड़ा सा जो भी पार्ट टाइम के साथ में अर्न कर रहा है, और उसके साथ में जेआरएफ की तैयारी भी करना है। और ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मुझे शुभम क्लास में नहीं दिखा हो, और मुझे नहीं दिखता था उस दिन मैं बोलती थी लाइव क्लास में कि शुभम कहाँ है। फिर मैं उसको टेक्स्ट करती थी, अच्छा मैं बुला रही हूँ, शुभम कहाँ है, और शुभम फिर आ जाता था, जहाँ भी होता था वहां से क्लास ज्वाइन करके बोलता था नहीं मैम आ गया। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और जब वो एक इंटीमेसी बन जाती है, एक 2 वे इंटरेक्शन हो जाता है, तो पता लग जाता है। और शायद ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे हमेशा से पता था उस लाइव चैट में कि ये दोनों से मैं डेफिनेटली ये इंटरव्यू करूंगी। तो शुभम, व्हाट वाज योर जर्नी, या क्रक्स क्या थे कि कैसे आपको लगता है कि कैसे डिफाइन करोगे आप अपनी जर्नी को? इफ आई टॉक अबाउट क्रक्स, तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम किसी भी चीज के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ हम कुछ टाइम बात करेंगे, अभी मास्टर्स कर रहे हैं, इसके बाद इसको अप्रोच करेंगे चीजों को, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन थिंग्स कैन हैपन टू यू। सो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ, सो आई एम वर्किंग फ्रॉम अ व्हाइल नाउ, आई गिव ट्यूशन टू स्टूडेंट्स, और उसके अलावा मैं ऑफिस का वर्क होता है, और उसके साथ मेरा जेआरएफ के लिए मैनेज करना, लाइक कहने को तो बोले बहुत मुश्किल हो सकता था कि आई कैन गिव एक्सक्यूज कि हाँ मेरे को बहुत काम है, बट मैं करूंगा आराम से। बट इट्स ऑलवेज गुड टू फाइंड सम टाइम फॉर द थिंग्स यू नीड इन लॉन्ग टाइम, दैट विल हेल्प यू। सो उसके लिए मैंने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया। मेरे कॉलेज के आवर्स होते थे, सॉरी कैंपस के, सो उसके ड्यूरेशन में मैं उसमें 1-आधा घंटा निकल के कुछ चीजें पढ़ लेता था। उसके अलावा रात में 1-1.5 घंटा निकाल के पढ़ लिया, या ऑफिस आवर्स में मुझे ब्रेक मिलता था मैं उस टाइम चीजें करता था। और रही बात रिवीजन की, तो सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मैं दोनों चीजें साथ में, और पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू पेपर 2 ऑल्सो, बिकॉज मैंने पहले नेट क्रैक किया है, बट आई ऑलवेज लाइक लैग बिहाइंड इन पेपर 1, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही है पहले। सो दिस टाइम आई फोकस्ड ऑन दैट टू, एंड उसने मुझे काफी हेल्प किया चीजें क्रैक करने के लिए। एंड ऑब्वियसली आदित्य का बहुत सपोर्ट रहा हमें ये चीजें अचीव करने के लिए। वो तो खैर है ही, वो तो है, मैं पैसे दे के बैठी हूँ दोनों को पहले। वो कोई इशू नहीं है, वो हम आ जाएंगे। बट पूरी जर्नी, आई थिंक हमने क्रक्स आपको बताया कि पूरी जर्नी कैसे रही, क्या रही। कुछ टिपिकल सवाल होते हैं जो भी मैं डेफिनेटली पूछूंगी, नहीं तो बड़े बच्चे बोलेंगे मैम ये तो पूछा नहीं। तो सबसे पहले तो कि हालांकि दोनों के काफी पीछे पड़े गए हैं कि पेपर 1 पढ़ लो, सीएस वाले सभी के पीछे पड़ती हूँ कि पेपर 1 पढ़ लो, पढ़ लिया था, पर आपने जब बोला हमने शुरू कर दिया था पढ़ना, मतलब बहुत बाद में शुरू किया। मैं मेंशन करूंगी ये दोनों, और बाकी सीएस वाले भी बड़े शैतान होते हैं, बड़े लास्ट में पढ़ते हैं। बट आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ आइडियलिस्टिकली, जब बच्चा निकालना चाहता है जेआरएफ, क्योंकि आप दोनों ने बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट से निकाला है ना, आपने बहुत अलग स्ट्रगल किया है, इसने बहुत अलग स्ट्रगल किया है, तो आपके लिए कैसा है कि कितना डिवीजन करते थे आप? अगर आपको मैं बोलूँ पेपर 1 में इतना टाइम डिवोट करना और पेपर 2 में इतना टाइम डिवोट करना है, डे वाइज बता सकते हो, वीक वाइज बता सकते हो, मंथ वाइज बता सकते हो, आपको क्या लगा? मेरा ऐसा था कि मैं डेली, मतलब जिस दिन जो पढ़ रही हूँ जो पेपर, मैं वही पेपर को पूरा दिन देती थी। एक दिन में आधा वो ऐसे नहीं, वो
कंटिन्यूटी में पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। ओके। तो जब मैंने पेपर 1 मतलब पेपर 2 प्रायोरिटी ऑब्वियसली सीएस वालों की होती है, हाँ। तो वो जब पढ़ रही थी, जब हमारी एक यूनिट या कुछ सिलेबस जैसे लगा कि आपके साथ हम मैचअप कर रहे हैं, साथ के साथ सिलेबस चल रहा है, तो बीच में हम पेपर 1 उठा लेते थे, मतलब हम साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे पेपर 1 के लिए स्पेशली। तो उस टाइम पे हम पेपर 1 उठा लेते थे, उसकी एक यूनिट साथ साथ कंप्लीट करते थे, और जैसे ही वो खत्म हुई फिर पेपर 2 की कंटिन्यूटी में चले गए। तो वो साथ ही हमने लेके चला था कि ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल ही एंड में करा। और पेपर 1 एक टाइम पे हमने काफी स्पीड से कवर किया, वो एंड के टाइम पे वो बहुत बचा कुचा था, जब लगा कि बस यहाँ पे अभी तलवार है, अभी तो करना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमने काफी स्पीड से पकड़ा। पेपर 1 का बाय द वे स्कोर भी काफी डिसेंट है, तो स्कोर बताओ पेपर 1 का। 76 70 स्कोर 78। देखिए मतलब, और ये शर्त भी लगी थी, मुझे कुछ याद है कि दोनों में से किसके ज्यादा आएंगे, बट वो टोटल में अभी चलो बहुत सारे यार। बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि पेपर 1 का स्कोर तो मैम 80 भी जाता है, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो 80+ है, बट मैं सीएस वाले स्टूडेंट्स को आपको बता रही हूँ, बहुत ही पीछे पड़ के पढ़ाना पड़ता है पेपर 1, क्योंकि ये पेपर 2 में फुल डूब चुके होते हैं, क्योंकि हम भी डूब चुके होते हैं, तो हमको मजा आता है साथ में। बट पेपर 1 के अंदर जब मैंने इन दोनों का स्कोर देखा तो मैं इतनी खुश थी, क्योंकि मैंने कभी इनको पेपर 1 की क्लास में नहीं देखा है, और ये कहाँ जहाँ से पढ़े हैं, जो भी इन्होंने किया है, कैसे कवर किया, क्यों कौन सी रिकॉर्डिंग लगा के देखी, इट वॉज अमेजिंग। शुभम, क्या रहता था, जैसे पूजा ने तो बताया कि वो कैसे एक दिन में कंटिन्यू करती थी, आपका क्या रहता था स्टेप? ओके, सो थोड़ा सा अजीब लगेगा, साउंड करेगा। आई यूज्ड टू ड्राइव ऑन माय स्कूटी, और उस टाइम में लेक्चर सुन लेता था, लाइक कि लेक्चर क्या चल रहा है। अब ऐसे सुनना नहीं चाहिए वैसे, मतलब वी डोंट प्रमोट दिस। बिल्कुल नहीं सो होना चाहिए। अगर आपने चीजें एक बार सुन ली हो ना, तो उन्हें फिर से करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लाइक ऑब्वियसली वी हैड पीडीएफ्स फ्रॉम मैम, सो पहले एक बार सुन लिया अच्छे से, फिर उन पीडीएफ्स को गो थ्रू किया, और हमेशा अपने की नोट्स बनाए, बिकॉज एंड के डेज में आपके पास इतना टाइम नहीं होता हम पूरे चीजों को फिर से रिवाइज कर पाओगे स्टार्टिंग टू एंड, और फिर से आप वीडियोस देख पाओ। उस टाइम आइदर यू कैन गो फॉर मैराथन लेक्चर्स, और उसके अलावा आपने जो की नोट्स बनाए वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि एंड में हमेशा 100% याद रहता नहीं है। अगर आपको 60% भी याद रहेगा, सो दैट विल बी इनफ फॉर यू टू क्रैक जेआरएफ, दैट्स व्हाट आई विल से। और आई थिंक एक ऐसी चीज जो आप दोनों ने जब मुझे लगता है पूरे ड्यूरिंग द कोर्स आपने सीखी होगी, कि एक चीज जो आपको लगता है कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि चीज होती है। तो आप क्या बताना चाहोगे? बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी अ प्लान कि कैसे वो 3 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं? एक्चुअली ये एक जो गलती मैं हमेशा करती थी, मतलब 2019 के आसपास भी मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था विदाउट एनी पेड कोर्स, यूट्यूब से सब नोट्स बनाए, तो सीएस में थोड़ा ठीक ठाक था मेरा लेवल। बट मैं जो गलती करती थी, मैंने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट नहीं लगाए। ओके। हाँ, और इसी वजह से मैं आज तक कभी पेपर कंप्लीट करके नहीं आई हूँ, जितनी बार भी मेरा रहा है। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने पेपर कंप्लीट किया। अरे वाह यार। और उसमें भी मेरा लास्ट क्वेश्चन चलो छूट गया था एक क्वेश्चन, बट काफी अच्छा था इस बार पेपर। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। हम ऐसे ही करते थे हमेशा, जैसे ही एक यूनिट आपने कंप्लीट करी, उस यूनिट को पूरा रिवाइज करना हमें 1-1.5 दिन में। जब अगली यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो बीच का एक ब्रेक होता है ना, जो हम आपको बोलते थे कि मैम संडे दे दो, संडे की क्लास मतलब हमारी, तो वो संडे इसीलिए होता था कि हम वीकेंड पे वो अपना पूरा एक यूनिट खत्म करते थे, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते थे, और उसके बाद हम जंप करते थे टू द पेपर 1 या फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए। आपके लिए शुभम? एग्जैक्टली जैसे पूजा ने कहा, बिकॉज हमने काफी चीजें साथ में प्रिपेयर की हैं, सो वी ऑलवेज डिड दिस थिंग कि पहले जब हमने लेक्चर्स खत्म किए, क्योंकि कुछ चीजें ना आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, एक बार हमने पढ़ लिया तो, बट आपको उसके बाद एक दिन देना चाहिए रिविजन करने के लिए, और आप पूरा वेब सर्च कर सकते हो, आपको काफी जगह मिल जाएंगे क्वेश्चंस के लिए, आप वहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए और सॉल्व कीजिए। और अगर मेरी स्ट्रैटेजी की बात करें एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, सो कहीं पे अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। फिर फील लाइक कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ बट अभी मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है, लीव इट एट दैट पॉइंट, आगे बढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर पीछे आइए, बिकॉज आपके सेट में टाइम बच सकता है अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो। कितने रूटीन में करते थे पेपर? लाइक जब मैं पेपर अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं जैसे 2 रूटीन लगाती हूँ। पहला रूटीन लगाती हूँ जो फर्स्ट टाइम में सारे सॉल्व हो रहे हैं, और दूसरा रूटीन लगा रहे हैं अपन जो फिर बीच में जिनमें अटक रहे हैं, या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी। तो आई थिंक ये चीज हम हमेशा भी प्रमोट करते हैं, और आपको भी ये चीज अडेप्ट करनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि पेपर पूरा अगर आपका मॉक टेस्ट लगा के ये पता लग जाता है कितने समय में कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा,
तो वहां पर जब आप रिहर्सल करो तो ऐसे ही करो कि 180 मिनट बैठ के देखो कि क्या आप 180 मिनट अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जो आई थिंक एक गलती थी और अब उन्होंने सुधारा और फाइनली पहला पेपर पूरा किया और पहले पेपर में अच्छे नंबर लिए। ये बहुत मेरी बढ़िया प्रॉब्लम ही हमेशा से ये थी कि मैं पेपर पूरा नहीं कर पाती। एग्जैक्टली। तो आई थिंक बहुत सारे क्लीशे चीजें होती है जब तैयारी के समय पे पूछी जाती है कौन सी किताब फॉलो करनी है। तो कोई किताब है आपके नजर में जो आप बताना चाहेंगे? ये बैठी है हमारी किताब, नहीं यही थी इन्हीं को फॉलो किया है हमने पूरा, स्पेशली पेपर 2 के लिए। और उसके अलावा आपके नोट्स में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। इस बार जिस टाइप का पेपर था, अगर कोई स्टूडेंट खुद से नोट्स बना के या कुछ कॉन्सेप्ट ऊपर से पढ़ के नोट्स बनाता है तो वो नहीं हो पाता। आपके नोट्स काफ़ी डिटेल में थे और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हमने रीड किए उनमें से क्वेश्चन थे। एक्चुअली जनरली हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो हम वो चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, चलो मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो एक टिपिकल माइंडसेट था वो पेपर वाला, वो तो इस बार पूरा ही हिल गया। Exactly. वो तो पूरा ही हिल गया इस बार, वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और इसी वजह से हमारा स्कोर का जो टारगेट था वो भी हिल गया कि हमें 200 प्लस करना था। टारगेट हमारा 200 प्लस का था, बट कोई नहीं, मैंने इनसे एक और मानी है कि एक और बार देना है और 200 प्लस लाना है। बट एनीवेज ये बिल्कुल सही बोला पूजा ने। इस बार का जब पेपर एनालिसिस किया और मैंने पूजा को कॉल किया था, सबसे पहले मैंने पूजा को ही कॉल किया और मैंने बोला कि मैं यूनिट के नाम बोलती रहूंगी, टॉपिक के नाम बोलती रहूंगी, आप बताना किसमें से आया किसमें से नहीं आया। और वो हम देखते हैं ना, जैसे फरवरी में भी हुआ था ऐसा कि किताब की पहली लाइन जो होती है ना, जो इंट्रोडक्शन लाइन होती है, वहां से सवाल आ रहे थे और जहां से आना चाहिए, जो न्यूमेरिकल्स आने चाहिए वो नहीं आए। तो आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो बहुत थॉरोली जाओ। इसके अलावा कोई और सोर्स शुभम जो आप सोर्स नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे बात किया कि कोर से चीजें पढ़नी है हमेशा, बिकॉज अगर इस बार के एग्जाम की बात करो तो क्वेश्चंस थे मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस थे वहां पे, ठीक है, कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं आपके वहां पे। सो जब आपने चीजें कोर से की हूं तो आपको पता है कि 3 ऑप्शंस दिए हैं आपको, इनमें से ये गलत साउंड कर रहा है तो आप बाकियों को ऑप्ट कर सकते हो कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन करेक्ट होने की। अगर आपको स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी है, इसके लिए भी आपका थॉरो स्टडी जरूरी है। सो वो चीज जरूरी आनी चाहिए आपको। और इसके अलावा अगर कोई सोर्सेज की बात करूं तो मैंने एक वेबसाइट यूज की, समग्र सीएस करके, जहां से मेरे क्वेश्चंस पिक किए करने के लिए। वहां पे सीएस वालों के लिए प्रीवियस ईयर के काफी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और उसके अलावा तो बाकी सोर्सेज हमारे मैम ही रहे हैं और मैम के हैंडबुक्स हमने यूज किए हैं। एंड दैट्स इट। उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई कुछ चीजें करने के लिए। रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे कोई पूछता है ना आपने कैसे कर रहे हो, या अभी जो क्वालिफाई होने के बाद जो टेक्स्ट आ रहे हैं तो ये बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, बस जैसे मैम पढ़ा रहे हैं फॉलो करते हैं। मुझे स्ट्रेटजी पूछते हैं, मैंने मैम से अच्छी स्ट्रेटजी आपको कौन बताएगा। और स्पेशली आपने जो रिसेंट वाले जितने सारे बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करवाने की बहुत हेल्प हुई। और जो जेआरएफ अड्डा के जो मॉक टेस्ट थे ना, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि उसमें काफी सारे गेट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और हमें याद है हमने लास्ट टाइम पे इकट्ठे ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे कॉल पे, और वो लगा के कि इसका क्या है इसका क्या है डिस्कस करते हुए। और तो चीटिंग बोलते हैं इसको चीटिंग बोलते हैं। हम चीटिंग करके अच्छा स्कोर, थोड़ा खुद को तसल्ली देना भी जरूरी है ना। अभी मैं देखूंगी ऐसे टॉपिक कैसे आ रहे दोनों की। अच्छा हम बोल रहे थे यार रिवीजन कर रहे तो लग रहा है कि सब भूल गया, कुछ नहीं आता। मैंने छोड़ो रिवीजन, मॉक टेस्ट पे चलते हैं। उस पे गए और उस पे, और लास्ट डे पे मुझे याद है 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने वो लास्ट 2 डेज में किया और मैंने सीधा जाके वहां पे क्लिक किया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस थे वहां पे। एग्जैक्टली सेम वही गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमेशा ही मॉक टेस्ट जितना ज्यादा कर सकें वो अच्छा है। स्पेशली जो स्टूडेंट अभी रिपीट कर रहे हैं ना, वो फिर से सारा कोर्स पढ़ने में ना लग जाए, फिर से सारी वीडियोस देखने में ना लग जाए। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करें, मॉक टेस्ट ज्यादा दें, क्वेश्चन ज्यादा करें। जितना पढ़ लिया उसको पहले कंसोलिडेट करें, उसके बाद में नया कुछ जाए। ये और स्पेशल वीडियोस पे फोकस करें, बिल्कुल मैराथन क्लासेस और जामान क्वेश्चन सॉल्व प्रीवाई सेशंस होते हैं जो। हां, लाइव क्लास कोई मिस नहीं करनी चाहिए। हमने मैम की कोई लाइव क्लास मिस नहीं किया, उनको खूब तंग भी किया हमने क्लास में, ऐसे नहीं वैसे। तो और कई बार गलत भी निकाल के आंसर, फिर मुझे नहीं दोबारा चेक करूं मैम ये आएगा। मुझे अच्छे से याद है लाइव क्लास में ऐसा होता था। बट यस, लाइव क्लास से बहुत अच्छा कनेक्टिविटी बनता है। और ऑल्दो ये प्लान नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट काफी ठीक रहा है। काफी अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं, साथ में डांट भी बहुत खाई है दोनों ने ड्यूरिंग दिस कोर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इन ऑल कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका 180 प्लस स्कोर लेके आना, 190 के अप्रोक्सीमेटली स्कोर लेके आना इज ऑलवेज समथिंग जो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं फिर बोल रही हूँ इन दोनों को, कि 200 प्लस की थी, जो कि डेफिनेटली जून 2024 में टारगेट करेंगे। बट अगर देखा जाए तो ऑल इन ऑल काफी सही रहा था। पेपर 1 हो गया या पेपर 2 हो गया, एक आइडियलिस्टिक टाइम जरूर पूछते हैं बच्चे कि कितने टाइम में जेआरएफ की तैयारी हो सकती है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, आपके लिए क्या है वो?
सो मैं बोलूँगा ये वैरी करता है, सबके लिए स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। जैसे हम सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, इनका मैथ्स रीजनिंग सेक्शन बेटर होता है एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों के लिए। सो अगर आप इस फील्ड से नहीं हो या थोड़ा मैथमेटिकल या रीजनिंग से जुड़े हुए नहीं हो, सो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा पेपर 1 के लिए एज कम्पेयर टू लाइक फॉर सीएस स्टूडेंट्स। और अगर यू नीड लाइक अराउंड 4 to 5 months टू प्रिपेयर अच्छे से, लाइक आप श्योर हो जाओ कि हमें जेआरएफ क्रैक हो ही जाएगा, मुझे करना ही करना है। एंड सेकंड थिंग, अगर इन केस नहीं क्रैक होता तो वहां पे अपनी होप लूज नहीं करनी है, फिर से ट्राई कीजिए, बिकॉज जरूरी नहीं है पहली बार में चीज आपको मिल जाए, थोड़ी देर भी हो सकती है। एग्जैक्टली, तो थोड़ी देर भी हो जाती है, कभी कभी थोड़ी बहुत ज्यादा हो ज़्यादा भी जाती हो है, सकती है, ज्यादा बिल्कुल। भी हो सकती है। एग्जाम्पल अरे बिल्कुल, और सबके अपने अपने स्ट्रगल्स भी होते हैं, बट अगर देखा जाए तो सारी चीजें आई थिंक हमने कवर करी है। बट एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन हम अगर बताना चाहें, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक मोटिवेशन हमारी लाइफ में रहता है जो हमें ड्राइव करता है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम क्यों कर रहे हैं। तो वो जो क्यों था आपको क्या लगता है कि वो क्यों आपके लिए क्या था? थोड़ा पर्सनल है बट चलिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मी, स्टार्ट करते हैं मेरे फादर से। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, लाइक उन्होंने हमें ये दिया है तरीका करने का कि नेवर लूज योर होप। बेशक आप 2 बार हारो, 3 बार हारो, 4 बार हारो। एंड उसके बाद मुझे याद है कि लाइक अगर मैं बात करूँ अपनी कॉलेज की, सो वी हैड अ प्रोफेसर, हिज नेम इज सौरभ गुप्ता, प्रोफेसर सौरभ गुप्ता। सो वो हमेशा मुझे एक लाइन बोलते थे कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इट कैन बी टैलेंट एनी टाइम। सो वो मंत्रा मैंने ऑप्ट किया लाइफ में। और उसके अलावा मेरी बहन, उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इसमें, और एक काफ़ी अच्छी मोटिवेशन रही है मेरी चीज़ें अचीव करने के लिए। हमेशा मुझे कहती है कि नहीं, कर कर हो जाएगा, कर। सो वो ये होप लूज करने वाली जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए आपके पास। आपको हमेशा खड़े रहना है, चीज़ों से फाइट करनी है और अचीव करनी है आपको चीज़ें। और रही बात की मैंने जेआरएफ के लिए अप्रोच क्यों किया, बिकॉज इट्स ऑलवेज इनसाइड मी कि मुझे पढ़ाना पसंद है। या और ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा, जो आपको चीज़ें पसंद है उसके लिए आप जाइए, क्योंकि जो अगर आपकी पसंद की चीज़ आपको लाइफ में मिलेंगी तो आप बहुत खुश रहेंगे आगे। दैट्स व्हाट आई विल से। थैंक यू। और मेरी इंस्पिरेशन भी मेरे पापा रहे हैं हमेशा से। और मतलब मैंने उनको देखा है यहाँ से यहाँ तक ग्रो करते हुए खुद से, मतलब बहुत हार्ड टाइम भी फेस करते हुए, फिर से फाइट करते हुए। तो और एक चीज़ जो मुझे हमेशा बोलते थे, छोटी छोटी चीज़ों में उनको जो आदत थी मुझे अप्रिशिएट करने की, दैट यू कैन डू एनीथिंग। तो वो चीज़ मुझे हमेशा स्ट्राइक करती है। जब भी लो फील करें या नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो उस टाइम पे वो चीज़ याद आती थी, यू कैन डू एनीथिंग। वो अभी नहीं है आज मेरे साथ, बट अभी भी उनकी वो चीज़ें मुझे याद रहती हैं। और ऑफ कोर्स जो मेरे इन-लॉज हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट करा इस टाइम, हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने। तो उनकी सबकी हेल्प के साथ ही चीज़ मैं कर पाई। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जैसे अभी टीचिंग की बात निकल ही गई है, तो टीचिंग, रिसर्च दोनों ही अरीनाज अब आप लोगों के लिए ओपन है। साथ में ये भी होता है कि क्योंकि कंप्यूटर साइंस से ही है, तो मैं डेफिनेटली ये ऐड करूंगी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करके आप जितने भी एग्जाम होते हैं ना जो सीएस के अंडर आते हैं, जो भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं, आप वो सब एक बार में प्रिपेयर कर लीजिए। और आई थिंक कल ही हम DSSB की काफी बात कर रहे थे, तो DSSB या PGD के कोई एग्जाम हो गए, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स हो गए, या कोई भी NVS, KVS, आपका गेट का एग्जाम हो गया, सभी के अंदर थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके आप बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ समय में उनका भी एक इंटरव्यू डेफिनेटली यहाँ से कंडक्ट होने वाला है आफ्टर सिलेक्शन। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा एक बनता था वो, अब जयपुर है हम तीनों ही, तो साथ में मिलना बनता था और करना बनता था। बट कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपने बहुत अच्छे से समराइज की आपकी पूरी जर्नी को। एनी लास्ट थॉट्स, एनीथिंग यू वांट टू कन्वे टू ऑल दी स्टूडेंट्स, कुछ भी आप बताना चाहो, आपके मन की बात? मन की बात ये कहना चाहूँगा कि लाइक इट वॉज नेवर लाइक आई एम गेटिंग लेक्चर्स फ्रॉम हर या कुछ सीख रहा हूँ एज अ टीचर। इट वॉज ऑलवेज लाइक अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इज लेटिंग मी अंडरस्टैंड सम थिंग्स। और जब हम मिले तो भी ऐसा लगा नहीं कि एक टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन हुआ है, लाइक बडीज वाला थिंग था हमारे लिए वो। I remember the buddy now. Yeah. I remember the buddy now. जी जी, and I can say like we got a new family here. That's it. So sweet of वेरी गुड बॉन्ड। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत, मतलब जब हम कोर्स में थे और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आ रहे थे बुक्स में कि ये चीज़ें, उन्हें पता नहीं क्यों लगा कि मैं
बात आप तक पहुंचाऊंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत फ्रेंडली है, और आप उनसे डायरेक्ट बात करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर आपकी मेरी इमेज बड़ी समझ डरावनी बना दी है यार। हाँ, मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छी इमेज है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, जम्मू से आ गया यार वो मुझसे मिलने, ऐसे क्या डर रहे हो यार। हाँ, ऐसा बिल्कुल वो कोई सीन नहीं है कि टीचर हैं या किसी चीज़ के लिए डरना है। अगर आप कुछ सही बात कर रहे हो तो वो बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगी, जेन्युइन प्रॉब्लम सुनती हैं, उनकी सोल्यूशन भी आपको सुनेंगी। एम्पैथाइज भी डिजिटल होती है। हाँ, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली सीएस वालों के साथ थोड़ा ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं, बुरा मत मानना बाकी पेपर वन वाले और दूसरे, बट सीएस वालों के साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बहुत पिटाई भी खाते हैं डिजिटल, बहुत डांट भी खाते हैं, बट थोड़े प्यारे भी ज्यादा होते हैं क्योंकि खुद का सब्जेक्ट है। बस इसी तरीके से कोशिश करूंगी कि इस फैमिली को हम लोग बिलीव दिलाते रहे, इस बिलीफ के साथ में आगे चलते रहे, बिकॉज एज आई ऑलवेज से इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, डजंट मैटर एक सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, 1000 सिलेक्शन, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी लाइफ यू कैन मेक आउट ऑफ इट। और मुझे लगता है कि भले ही इसके बाद ये टीचिंग या रिसर्च में जाए या ना जाए, बट जहाँ भी जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा यहाँ से सीख के जो गए हैं या जो इस पूरी जर्नी में इन्होंने सीखी है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी इनके साथ, और आगे ये ट्रांसफर करते रहेंगे, वो स्नोबॉल सैम्पलिंग हमेशा चलती रहनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या अच्छा लगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि स्ट्रगल ज़्यादा है, डिफिकल्टी है, तो आई थिंक दीज बोथ आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपकी अगर प्रायोरिटी है जेआरएफ निकालना तो आप डेफिनेटली निकालेंगे। गुड लक। चलो।